टेक्नोलॉजी आज अपनी चरम सीमा पर है और लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रही है। क्या आपको पता है कि खेती अब समुद्र के ऊपर की जा रही है? और क्या आपने कभी एज कंप्यूटिंग का नाम सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। स्पिन लॉन्च। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्राइवेट स्पेस कंपनीज बहुत सारी मार्केट में आ गई हैं। बेशक आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया में और भी कई कंपनीज हैं और आजकल ऐसी ही कंपनीज पैसे लेकर लोगों को स्पेस में भेजने का काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कितना पोल्यूशन ना सिर्फ धरती पर होता है बल्कि स्पेस में भी फैलता है? और क्या आपको ये पता है कि इससे सिर्फ कुछ ही लोग रातों रात खरबपति बन सकते हैं? लेकिन वहीं इस मार्केट में अभी एक और बिल्कुल अनजान सी कंपनी मौजूद है जो ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। और इस कंपनी का मकसद ही सिर्फ ये है कि उनकी तरफ से 1% भी पोल्यूशन ना हो, सब कुछ सस्ता हो और वो लगभग पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का मेन फोकस है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बजाय इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के, और इसी को देखते हुए इन्होंने स्पिन लॉन्च नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। इस कंपनी को सन 2014 में बनाया गया था और यकीन मानिए समय बीतने के साथ साथ इस कंपनी में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि एयरबस, गूगल, क्योंकि इनका कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है जिससे किसी भी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी रॉकेट के। जी हाँ, इस काम को करने के लिए इन्होंने एक वैक्यूम सील्ड सेंट्रीफ्यूज नाम का ये सिस्टम तैयार किया है जो अपने एक्सिस पर किसी भी सैटेलाइट को अपने ऊपर लाद कर बहुत तेजी से घूमता है और अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचते ही ये अपने ऊपर लदे किसी भी सैटेलाइट को तकरीबन 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर फेंक देता है। जी हाँ, आप सोच कर देखिए, 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है और जब ये सैटेलाइट अपने सब ऑर्बिट में घुस जाती है उसके बाद इस सैटेलाइट में लगा एक ट्रेडिशनल रॉकेट बूस्टर अपना काम शुरू कर देता है। सोचकर देखिए, लगभग सैटेलाइट को ये प्रोडक्ट अंतरिक्ष में पहुंचा ही देता है, वो भी बिना किसी फ्यूल के। इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, इस पूरे सेंट्रीफ्यूज को पावर देने के लिए ये कंपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इस कंपनी का मानना है कि सैटेलाइट चाहे कोई भी हो, वो तकरीबन 10,000 जी फोर्स का सामना कर सकती है और ऐसी किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए तकरीबन 5 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा मिनिमम आता ही है। इस प्रोडक्ट का टेस्ट वर्जन बहुत पहले ही बनाया जा चुका है और आज कई सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली स्पेस में भेज भी चुका है। कंपनी ने दावा किया है कि इनका ये फुल प्रोजेक्ट आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के सामने आ जाएगा। यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग को पूरी तरह बदल कर रख देगी। GPS 3 सबसे पहले सन 1973 में इसे शुरू किया गया और पूरे 20 साल बाद पहला GPS सन 1993 में दुनिया के सामने आया। जी हाँ, ये अमेरिका द्वारा दुनिया का पहला GPS सिस्टम था। इस टेक्नोलॉजी ने उस समय भी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। ये टेक्नोलॉजी आते ही हर किसी को पता चलने लग गया कि कौन किस टाइम पर कहां पर है। सबसे पहले मिलिट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई थी, लेकिन देखते ही देखते ये पूरी तरह पब्लिक के दिलों में बसने लगी। लेकिन इस GPS सिस्टम के साथ एक समस्या थी और वो ये कि जो 24 सैटेलाइट्स अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च की गई थी, वो सभी मिलकर भी GPS इस्तेमाल करने वाले की एकदम परफेक्ट लोकेशन नहीं दिखा पा रही थी। जब भी कोई इसे इस्तेमाल करता तो उसे हमेशा कुछ फीट की इनएक्यूरेसी ही फेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा इस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सिस्टम दुनिया के हर कोने में काम नहीं कर सकता था। जैसे कि पहाड़ी इलाके में ये बिल्कुल भी लोकेशन ट्रैक नहीं करता था, जबकि भीड़-भाड़ भरे इलाके में कई बार इस GPS के सिग्नल्स अपने आप ही ब्लॉक हो जाते थे। इन्हीं सब बातों की वजह से पूरी दुनिया में इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की मांग उठी। अच्छी बात यह है कि इसको इम्प्रूव करने की टेक्नोलॉजी काफी समय पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसका नाम GPS 3 है। इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसकी सैटेलाइट्स पहले ही लॉन्च की जा चुकी हैं और आने वाले सालों में पुराने वाले GPS सिस्टम को खत्म करके सैटेलाइट्स अपनी जगह बना लेंगी। यकीन मानिए, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका गूगल मैप और भी सटीक तरीके से आपकी लोकेशंस आपको बताएगा। इसके सिग्नल्स पुराने वाले GPS से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे, जिसका मतलब इन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इस चीज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है और जल्दी ही ये जरूरत पूरी होने वाली है। फ्लोटिंग फार्म्स।
दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आबादी बढ़ रही है तो उन्हें रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। पृथ्वी पर जगह तो लिमिटेड ही है, इसलिए मजबूरन लोगों को अपने खेतों को भी रिहायशी इलाकों में बदलना पड़ रहा है। लेकिन अब समस्या ये है कि जब खेत ही नहीं रहेंगे तो खाना कैसे पैदा होगा। इस दुनिया में तकरीबन 30% धरती पर खेती बाड़ी की जाती है, जिनमें से 2/3 हिस्सों पर लोग अपने पालतू जानवरों को पालते हैं। अब इतनी जगह कहाँ से लेकर आए कि सब कुछ एक ही धरती पर आसानी से हो जाए। इसलिए कुछ कंपनीज मार्केट में निकलकर सामने आई, जिसमें लोगों को वर्टिकल फार्मिंग वगैरह के बारे में बताया गया। इसके अलावा कुछ तो इससे भी आगे बढ़ गई और फ्लोटिंग फार्म्स को ही इजाद कर दिया। जी हाँ, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये समुद्र में तैरता हुआ एक फार्म है और इसे जरूरत के मुताबिक जहां मर्जी चाहे ले जाया जा सकता है। इन फ्लोटिंग फार्म्स को जो कंपनीज बनाती हैं, उनका कहना है कि वो इस तरह के फ्लोटिंग फार्म्स को बनाने के लिए समुद्र के किनारों की उस जगह का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के कुछ काम की नहीं है। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि नीदरलैंड्स के रोटरडम तट पर आप ऐसे 2 फार्म्स को आज भी देख सकते हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ चलाए जा रहे हैं। इस तरह के फ्लोटिंग फार्म्स को बनाने वाली कंपनीज का नाम बेलाडोन है। इस तरह के एक फ्लोटिंग फार्म में 40 से 50 फुल साइज जानवरों को आराम से रखा जा सकता है। इसके अलावा इस फार्म में हर जगह रोबोट्स लगे हुए हैं और यही रोबोट्स अपने आप ही टाइम के अनुसार हर मवेशी का दूध निकाल देते हैं। इससे ना सिर्फ किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनकी बहुत कम हो गई है। अब इस कंपनी का मकसद है कि वो आने वाले समय में फ्लोटिंग फील्ड्स को तैयार करेंगे, जिसमें किसान अलग अलग लेयर्स में समुद्र के ऊपर तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स में खेती कर पाएंगे। एज कंप्यूटिंग। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा विकास हुआ है। एक समय था जब हमें विंडो एक्सपी भी बहुत सही से चलानी नहीं आती थी और अब विंडो 11 भी पुरानी हो गई है। पहले कुछ भी डाटा स्टोर करना होता था तो हम हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनकी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग ने ले ली है। हमारी पर्सनल चीज़ों से लेकर प्रोफेशनल चीज़ों तक सब कुछ आपकी ऑनलाइन ड्राइव में पड़ा होगा। लेकिन इस क्लाउड कंप्यूटिंग की सिर्फ एक ही दिक्कत है जो बहुत बड़ी है, और वो ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस दुनिया में कुछ एक बड़ी कंपनीज ही मौजूद हैं, जैसे कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM। और क्या आपको पता है कि इस पूरी मार्केट का 47% हिस्सा तो अमेजन ही अपने कब्जे में लेकर बैठी है। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में तो कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए बाकी के महारथियों ने इससे भी आगे एक कदम जाने का सोचा, जिसे हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। तो अब इसका मकसद क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि आपकी हर चीज़ को और ज़्यादा नज़दीक लेकर आना। ये बहुत फास्ट होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से बेहतर होगा, इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, इनकी लेटेंसी बहुत कम होगी, ये सिस्टम कभी डाउन नहीं हो सकते। बेशक ये सब कुछ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग से 10 गुना बेहतर होगा। आपको एज कंप्यूटिंग का जीता जागता एग्जाम्पल देखना है तो टेस्ला को देख लीजिए। इसका ऑटो पायलट मोड एज कंप्यूटिंग पर ही आधारित है। इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बीच में किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। हमें पता है कि बिना कंक्रीट के इस दुनिया को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहले नंबर पर खाना पानी और दूसरे नंबर पर कंक्रीट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस दुनिया में किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना कंक्रीट हर रोज़ इस्तेमाल होता है, उतना ही तोड़ भी दिया जाता है। बेशक ये कितना भी ठोस क्यों ना हो, एक टाइम के बाद इसकी भी ज़िंदगी खत्म हो ही जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए इसका रख रखाव जरूरी है, जो बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन आज वैज्ञानिक एक अलग ही चीज़ को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, और ये है खुद को अपने आप रिपेयर करने वाला कंक्रीट। जी हाँ, वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंक्रीट जैसा ही लग रहा होगा, और है भी ये बिल्कुल नॉर्मल कंक्रीट ही, लेकिन इसके अंदर खास तरह के बैक्टीरियाज को मिलाया गया है, और साथ ही उन बैक्टीरियाज के लिए खाने के रूप में यीस्ट को भी इसमें घोला गया है। और अब होती है कमाल की नेचुरल रिएक्शन। जैसे ही इस कंक्रीट में कहीं भी कोई दरार आती है, तभी इसके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन मिल जाती है। हवा में पानी भी मौजूद होता है, और इसी हवा से पानी और ऑक्सीजन साथ ही यीस्ट के रूप में खाने के मिलने की वजह से अंदर मौजूद बैक्टीरियाज अब खुद की संख्याओं को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस रिएक्शन की वजह से एक प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न किया जाता है, जिससे वो दरार अपने आप फिर से सील हो जाती है। यकीन मानिए, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि वो दरार थी कहाँ पर। छोटी मोटी दरारों को तो ये सिर्फ 14 दिन के अंदर ही भर देते हैं, जिससे वो दरार आगे नहीं बढ़ती। बाकी बड़ी दरारों के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दुनिया की हर कंक्रीट बनाने वाली कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स।
क्या आपको इस बात का पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हर रोज बहुत उथल पुथल मची रहती है। आए दिन कोई ना कोई मार्केट की बड़ी खबर बाहर निकल कर आ रही है। ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों के मन में चिंता बनी हुई है कि जब दुनिया से डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए सभी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करने में लगे हुए हैं और इसी में सबसे पहले निकल कर आता है बैटरी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये मैं यहाँ कोई आम बैटरीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम घरेलू बिजली को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो जवाब है कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज को चार्ज होने में आने वाली बिजली की खपत ये आम घरेलू बिजली पूरा नहीं कर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बनी बैटरीज गाड़ियां तो चलाई जा सकेंगी, लेकिन बड़े बड़े जहाज, पानी वाले जहाज, ट्रक्स और ट्रेन्स का क्या होगा। इसलिए यहीं से निकल कर आया हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि हाइड्रोजन को भी हम कई तरीकों से पैदा कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, बायोमास या फिर और भी कई तरीके हैं। यूनाइटेड किंगडम में तो हाइड्रोजन सेल इतने बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं कि वहाँ एक ट्रेन को तो पूरी तरह हाइड्रोजन सेल से ही चलाया जा रहा है। जबकि एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सैंपल अपने हेडक्वार्टर में मंगवा लिया है। जबकि बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनीज भी इसमें दिमाग लगा रही हैं कि किस तरह से इस सेल को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरी दुनिया की बिजली आपूर्ति की खपत को ये गिरा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही मार्केट में भी आ जाए। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी हाँ, ये जो आप ऊपर बहुत मोटी सी लोहे की प्लेट देख रहे हैं जिसके नीचे लोहे का चूरा कुछ इस तरह से चिपका हुआ है, वो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कमाल है। जी हाँ, ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बढ़िया नमूना है और जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बिजली दौड़ाई जाती है ये एक चुंबक बन जाती है और ये चुंबक यकीन मानिए बहुत पावरफुल होती है। जी हाँ, जैसे ही इसको किसी भी लोहे के कणों के पास ले जाया जाता है तो वो लोहे के कण कुछ इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाते हैं। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाकी गेमिंग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।